कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रन विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स यांत्रिकी का हिस्सा क्या, गति, मोशन। आज हम लोग सीखना चालू करेंगे कि मोशन क्या होता है। आप लोग वाकिफ भी होंगे कि मोशन के बारे में थोड़ा बहुत। तो मोशन या गति एक रिलेटिव टर्म है। मैं सबसे पहले इस बात को जो है डिनोट करूंगा, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये सापेक्ष, कोई भी गति सापेक्ष होती, निरपेक्ष कोई गति की अवस्था होती ही नहीं। निरपेक्ष गति नहीं ली जाती, निरपेक्ष गति नहीं लेते। तो मैं सबसे पहले ये समझाता हूँ कि कोई चीज गति में कब है, विराम में कब है। तो दो शब्द आएंगे, एक तो आता है गति, एक हम लोग लेते हैं विराम। विराम को क्या कहते हैं, रेस्ट। तो दो तीन टर्म आएंगे, इनको पहले याद कर लेते हैं। गति जैसे हमको पता है, हम नाव में बैठे हुए हैं, तीन चार लोग और बैठे हुए हैं, और कोई बाहर जब चीजें देखते हैं तो उसकी हमारी अवस्था में हमको परिवर्तन नजर आता है। लेकिन जब नाव में सामने बैठा हुआ वस्तु, उसकी स्थिति में कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं होता। तो हम कहते हैं कि आपस में हम लोग विराम में हैं, लेकिन और बाहर की अपेक्षा गति में है। हम लोग बाइक चला रहे होते हैं तो अन्य रिलेटिव टर्म में क्या होती है, हमारी स्थिति लगातार चेंज होते रहते हैं, तो हम कहते हैं हम गति अवस्था में हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं पे खड़े हुए हैं और गाड़ी जा रही है तो हमको क्या नजर आता है, गति में। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था और हमारे बीच में लगातार परिवर्तन होते रहता है, तो हम कहेंगे वो क्या है, गति में है। लेकिन अभी उसी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर यात्री आपस में देखेंगे तो उनको क्या नजर आएंगे, विराम में। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए कोई चीज कब गति में है या विराम में है, ये कब डिपेंड करता है, रिलेटिव टर्म होता है। सापेक्ष स्थिति में किसी के लिए वो विराम में हो सकता है और किसी के लिए वो चीज गति में हो सकती है। आपस में बैठे हुए लोग एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे, विराम में होंगे। जो बाहर खड़ा हुआ है उसको वो चीज कैसे नजर आएगी, गति में। दो मोटरसाइकिल जा रही हैं, एक की स्पीड 50 किलोमीटर एक ही डायरेक्शन में, दूसरी भी 50 एक ही साथ जा रही है, तो दोनों आपस में कैसी होंगी, विराम में। क्यों? क्योंकि जब सापेक्ष की स्थिति में परिवर्तन देखेंगे तो लगातार एक ही दूरी पे होंगे, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो भी क्या होगा, आपस में विराम में। लेकिन कोई पैसेंजर अगर कोई 40 की स्पीड से उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 50 वाली 40 वाली को किस में नजर आएंगी, गति में नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड में लगातार क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। इसीलिए निरपेक्ष अवस्था में कोई चीज हम विराम या गति नहीं बता सकते। इसीलिए इसमें एक रेफरेंस बिंदु लेते हैं, कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के सापेक्ष ये मैंने कोई चीज ली, अब ये कब गति कर रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा, इस बिंदु के सापेक्ष। मैं इसके सापेक्ष ये अगर रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, क्या लेता हूं, रेफरेंस बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। तो हम कोई एक पॉइंट लेंगे, उसके सापेक्ष देखेंगे इसकी स्थिति में अगर परिवर्तन, इधर भी जाएगा तो इसकी स्थिति बदल जाएगी, इधर भी जाएगा स्थिति बदल जाएगी, पास में आएगा तब भी इसकी स्थिति बदल जाएगी। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कब होगा, जब हम कोई एक पॉइंट लेंगे। ऐसे हम बता ही नहीं सकते कि कोई चीज गति में है कि विराम में। और ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो कोई चीज विराम में होती ही नहीं। क्यों विराम में नहीं होती है? क्योंकि हम अगर सामान्यतः देखें, पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी में बैठे हुए सभी लोग चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति भी करती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है, और सन के चारों तरफ भी घूमती रहती है। ये अपने अक्ष पे अगर घूम रही है तो ये इसको घूर्णन गति कहते हैं, और सन के चारों तरफ घूमती है तो इसको कौन सी गति कहते हैं, वृत्ताकार या वृत्तीय गति कहते हैं। तो जब पृथ्वी विराम में नहीं तो क्या हम विराम में नहीं है? ऐसे इस ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर है ही नहीं, तो हम लोग सामान्यतः नहीं कह सकते। लेकिन उसी अर्थ पे अगर हम खड़े, हमारे सापेक्ष किसी भी, हम कहते हैं कि हमारे बोर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, तो बोर्ड कैसे विराम में है। ऐसे ही अगर हम गाड़ी में बैठे हुए, सामने वाला पैसेंजर भी लगातार 1 घंटे बाद देखते हुए उतने पे, 2 घंटे बाद देखते तभी आगे बैठा हुआ है, तो वो उसकी स्थिति कैसे, विराम में। लेकिन आसपास की चीजें जो देखते हैं तो उनकी स्थिति हमारे से लगातार बदलते रहते हैं, हम उनसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम किसमें, गति में। तो गति कौन सा, रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष है। विराम में कोई गति होती ही, निरपेक्ष में कोई गति होती नहीं। और ये किसने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ही बताया था रिलेटिव टर्म, सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय कोई जो है जानता ही नहीं, सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में कोई लोग जानते ही नहीं थे। उसको बाद में समझाएगा रिलेटिविटी क्या होती है। लेकिन विराम हमको समझ में आ गया कि कोई चीज हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कैसा कहा जाएगा, विराम में कहा जाएगा। कोई चीज गति में कब है, तो देखो गति के प्रकार बहुत सारे, गति को हम लोग देखते हैं, गति के प्रकार, गति के प्रकार। तो देखो गति के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें एक प्रकार हम ऐसे ले ले, एक समान
एक सरल रेखीय गति होती है, एक सरल रेखीय गति। दूसरा ले लें घूर्णन गति, घूर्णन और वृत्ति, दोनों थोड़ा सा अंतर है, घूर्णन और वृत्ति गति। तीसरा ले लें दोलन व कंपन गति, दोलन व कंपन गति। ऐसे बहुत सारी गतियां आपको लोग पढ़ेंगे, ये 3 मोस्ट पढ़ लेते हैं। ऐसे ऊर्ध्वाधर गति हो सकती है, ऊर्ध्वाधर गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, ये बहुत सारे गतियों के उदाहरण हैं। तो 3 यही पढ़ेंगे सबसे पहले। एक सरल रेखीय गति क्या होता है, घूर्णन या वृत्तीय गति क्या होती है, दोलन और कंपन गति होती है। सरल रेखीय गति, जब मान लीजिए कोई वस्तु एक ही दिशा में वो लगातार चलते चला जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन, मतलब उसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं, अपनी दिशा को नहीं बदलता है, तो कौन सी गति कहलाएगा, एक सरल रेखीय गति। जैसे ये एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी गति कैसी, एक सरल रेखीय। ठीक, तो एक सरल रेखीय गति ये होती हैं जो एक ही दिशा में तय करे। दूसरी गति घूर्णन या वृत्तीय गति, घूर्णन गति, जब कोई अपने अक्ष के परितः लगातार घूमता रहे तो कौन सी गति होती है, घूर्णन गति। पृथ्वी जब अपने अक्ष के परितः घूम रही है तो कौन सी गति, घूर्णन गति। पंखा अपने अक्ष के परितः घूमता रहता है तो कौन सी गति है, घूर्णन गति। और ऐसे ही लट्टू हम नचा देते हैं, वो भी अपने अक्ष के परितः घूमता रहता है, तो ये कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। और लेकिन अगर मान लीजिए चंद्र पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष ऐसे गति करे तो ये गति कौन सी होती है, वृत्तीय गति। अर्थात सूर्य को इसने एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु के सापेक्ष ये लगातार इसकी ऐसे जब ये गति हो तो कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति। लेकिन वृत्तीय गति इसमें एक शर्त ये है, अर्थ तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है। मैंने एक नॉर्मल उदाहरण समझा दिया। वृत्तीय गति का उदाहरण ये होता है कि वो किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, मान लीजिए r दूरी पे है तो r दूरी पे ही, और ये ऐसा ही घूमता रहे लगातार। तो अगर ये इस डायरेक्शन में लगातार इसकी स्थिति r दूरी एक ही हर जगह r बना के, उतनी ही दूरी को बना के लगातार घूमता रहता है किसी रेफरेंस पॉइंट के चारों ओर, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। अच्छा, वृत्तीय गति में एक आउट ऑफ फोर्स काम करता है, बाह्य बल काम करता है। क्या काम करता है, तो वृत्तीय गति में क्या काम करता है, एक बाह्य बल काम करता है। जैसे हम मान लीजिए किसी धागे में ढीला बांध के घुमाते हैं तो उसमें हम हाथ से क्या लगाते हैं, एक बाह्य बल लगाते हैं, जिसके कारण वो उसी वृत्तीय पथ पर क्या करता रहता है, गति करता रहता है। और हम जैसे उसको मान लीजिए सामने पतंग आ रही थी, मंझा देखे, उसको पकड़ने के बच्चे छोड़ते थे, ऐसे घुमाते थे, छोड़ देते थे, और जब हम उसको छोड़ते थे तो ये ऐसा घूमते घूमते ऐसा निकल जाता था। तो ये कौन सी गति हो जाती थी, जब सीधे जाने लगे तो सरल रेखीय गति। तो इसका मतलब जैसे हम बाह्य बल को हटाते थे तो वो अपनी उस वृत्तीय गति को छोड़कर कैसी गति करने लगता था, एक सरल रेखीय गति करने लगता था। तो इसका मतलब वृत्तीय गति में एक बाह्य बल काम करता है और उस बाह्य बल को हटा लें तो वो अपनी वृत्तीय गति को छोड़कर कौन सी गति करने लगता है, एक सरल रेखीय गति करने लगता है। ठीक, घूर्णन गति में बाह्य बल के हटा लेने पर भी ये अपने अक्ष पे घूमता रहेगा। ठीक, और इसमें ये अपनी एक सरल रेखीय गति को पकड़ लेगा। ठीक, अच्छा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे कि किसी भी वस्तु की स्थिति में, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई आउट ऑफ फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर ये एक सरल रेखीय गति चल रही तो ये हमेशा चलती रहेगी, ये अपनी दिशा कभी बदल नहीं सकता जब तक हम इस पर कोई बाहरी बल ना लगाएं। तो इसका मतलब अगर ये मान लीजिए अर्थ होती, ये चंद्रमा होता, चंद्रमा ऐसे घूम रहा होता तो ये ऐसे क्यों घूमता, क्यों, क्योंकि नियम तो ये है कि अगर ये जा रहा था तो ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। तो ये बार बार डायरेक्शन में मुड़ क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब इस पर कोई बाहर से एक फोर्स लग रहा है जो इसके अर्थ के परितः इसको घुमा रहा है। ठीक, और ये कौन सा बल होता है, तुम पढ़ते तुमको समझ में आता है कि दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और इसके कारण एक केंद्र बल लगने लगता है जो इसके केंद्र की ओर होता है और ये ऐसा लगातार घूमता रहता है। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल से कौन सा बल इसको प्राप्त होता है, अब केंद्र बल। तो ये अलग अलग नाम आएंगे, हमको याद करना होगा। तो हमको ये समझ में आ गया ऊर्ध्वाधर गति क्या, जब भी हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के लंबवत 90 डिग्री का कोण बना के ऐसे कोई चीज ऊपर से नीचे छोड़ें या नीचे से ऊपर, तो ये जब ऊपर से कोई चीज नीचे छोड़ते तो ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने लगती है वर्टिकल, तो इसको वर्टिकल मोशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये नीचे हमेशा लंबवत गिरती है 90 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री।
और ये क्षैतिज क्या कहने का मतलब, जब हम ऊर्ध्वाधर गति कराते हैं तो ये पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। हमेशा ऊर्ध्वाधर गति में याद रखेंगे, ये नहीं कि ऐसे गिरेगा, कैसे, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो ये सब टर्म है, थोड़े से आपको पहचानने होंगे। और प्रक्षेप गति क्या होती है, बहुत आसान है कि जब ऊर्ध्वाधर किसी चीज को हम अगर ना फेंकें, कोई चीज ऐसे फेंकते हैं तो ऊपर जाती फिर ऐसे आने लगती है। ऊर्ध्वाधर गति में तुमको पता है गुरुत्वीय त्वरण भी काम करता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जिसके कारण उसकी गति लगातार बढ़ते रहती है। और कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब हम किसी उसको ऊर्ध्वाधर ना फेंकर किसी कोण पे फेंके, तो अगर हम इसको किसी क्षैतिज के साथ किसी कोण पे फेंकते हैं तो ये ऐसे सीधे ना जाकर ये कैसे जाती है, ये ऐसा पथ बनाती है। तो जब ऐसा पथ बनता है किसी कोण पे फेंकते हैं, मान लीजिए ये कोण थीटा, तो अगर ऐसे फेंकते तो ये ऐसे ना जाकर ऐसा पथ बनाती है, और इस पथ को कहते हैं प्रक्षेप पथ। कौन सा पथ होता है, प्रक्षेप पथ। और इसकी गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इस गति का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कितने पे फेंके दूर गिरेगा, कितने पे फेंके कम दूरी पे गिरेगा। अधिकतम दूरी पे गिराने के लिए इसका कोण होना चाहिए 45। तो हम कहें कि हम किस दूरी पे किस कोण पे फेंके कि कोई वस्तु अपने अधिकतम दूरी पे जाके गिरे तो कितना होता है, 45 होता है। कैसे आता है, जब इसको पढ़ाएंगे प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल मोशन तो उसमें क्लियर करा देंगे। ठीक, तो प्रक्षेप गति भी हो गई। इस प्रकार बहुत सारी हम गतियां पढ़ते रहेंगे। वृत्तीय गति भी पढ़ लिया, गुरुत्वीय अब इसके हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि त्वरण क्या हो, गति के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखो, अगर आप लोग चाहो तो इसमें एक समान गति और असमान गति इसमें भी हो सकता है, एक समान गति इसमें भी, असमान गति इसमें भी एक समान गति। और अच्छा, अभी दोलन और कंपन रह गया क्या, दोलन गति। मान लीजिए किसी मिड पॉइंट पे इसको लटकाया गया और हम इसको इसके मध्य बिंदु के सापेक्ष ऐसे ऊपर नीचे ये ऐसे गति करता रहे, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम लटका होता था और वो ऐसे लगातार मोशन करता रहता था। हम कहते हैं ये 1 सेकंड में 10 बार ऐसे जाता है, तो इसका कंपन कितना हुआ, 10। और कंपन गति कैसी होती है, ऐसे जैसे पार्टिकल वायु में हम फूंकते हैं तो वायु के पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऊपर नीचे। तो ये कौन सी गति होती है, कंपन। ये क्या करते हैं, अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोनों तरफ गति करते रहते। ठीक, और इनको आवर्ती गति भी कहते हैं। आवर्ती गति कौन कौन सी होती है, जैसे वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, कंपन गति, ये सब पीरियोडिक मोशन होते हैं। कौन सी गति होते हैं, आवर्ती। आवर्ती मतलब कि ये अपने गमन पथ को बार बार दोहराते रहते हैं। आवर्ती गति में क्या होता है, ये अपने उस गमन पथ को बार बार दोहराते हैं। गमन पथ पर बार बार, गमन पथ मतलब जिस पथ पर चलते हैं उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। कुछ समय, नियत समय या अनियत समय, वो तो अगर एक समान गति होगी तो नियत समय में दोहराएंगे। जैसे हमने कहा ये इस पार्टिकल ऐसे घूमना चालू किया, ये हम कहते हैं हर 1 सेकंड में यहाँ आता है, तो हर 1 सेकंड में आता रहे तो इसकी एक समान वृत्तीय गति होगी। हम कहते हैं पहले में 10 सेकंड में आया, अगले में 3 में आ गया, चौथे में 5 पे आ गया, तो ये कौन सी होगी, असमान गति होगी। ठीक, हालांकि वृत्तीय गति में ऐसा नहीं होता। फिर एक सवाल और आता है कि वृत्तीय गति, जब त्वरण बताएंगे तो बताया जाएगा, लेकिन याद कर लेते हैं कि वृत्तीय गति में त्वरण काम करता रहता है, फिर भी उसकी चाल क्या होती है, एक समान होता है। ठीक, गति बदलती है लेकिन चाल एक समान होता है। हो भी सकता है, जब समझेंगे तो समझ में आएगा। तो हमको ये बात समझ में आई, अगर एक समान गति क्या, जब समान समयांतरालों में कोई चीज समान दूरी तय करे। जैसे हम कहते हैं मैं हर 1 सेकंड में 1 कदम चलता हूं तो मेरी गति कैसी, एक समान। मैं पहले सेकंड में 1 कदम चला, अगले में 5 चला, फिर अगले वाले में 3 ही चला, तो क्या हो गया मेरा हर तो समान समय में, लेकिन दूरी कैसी हो गई, असमान। तो समान समय में असमान दूरी तय करे तो असमान चाल होगी। ठीक, तो समान चाल असमान चाल हमको समझ में आ गया, वृत्तीय गति समझ में आ गया, दोलन गति समझ में आ गया, कंपन गति समझ में आ गया। कंपन गति 1 सेकंड में कितने कंपन कर रहा है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, वो अगर हम कहते हैं कि वो 1 सेकंड में कितने कंपन करता है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक, और एक कंपन करने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ये जब आएगा तो हम लोग इसको भी सीखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। अगला क्या सीखते हैं, दूरी और विस्थापन। देखो कंपटीशन में जितना रिलेटिव आता है उतना ही पूछा जाएगा। कभी कभी ये आरआरबी एनटीपीसी लोग थोड़ा डीपली पूछते भी हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा बढ़ा है कि नहीं, तो हम लोग वैसे प्रयास करते हैं कि हमारे कोई प्रश्न छूटे ना, और किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, ना इधर उधर की कोई बातें, केवल अपने काम से काम मतलब। चैनल का नाम भी हम लोग का क्या है, रणवीर फोकस। हमको जो है फोकस के साथ पढ़ना है।
तो देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है हमारा। दूरी देखिएगा, दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हो, डिस्टेंस ही कहते हो ना। दूरी और विस्थापन, विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम लोग जब सीखेंगे कि दूरी हमारी क्या, विस्थापन के, तो दूरी आसान सा टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट दूरी, जैसे कोई पार्टिकल चलना चालू करे, हम कहें एक कण था हमारा, ये ऐसे गया 1 मीटर, ऐसे चला गया 2 मीटर, ऐसे चला गया 5 मीटर, फिर ऐसे आया 3 मीटर, फिर ऐसे चला गया 2 मीटर। तो अब हम कहते हैं इसने कितनी दूरी तय की, तो हम कहेंगे इसने कुल कितना पथ तय किया, और ये जितना पथ तय किया, ये पथ पूरा क्या कहलाएगा, इसकी दूरी। तो हमको देखते हैं 1 चला, 2 चला, 2 1 3 चला, 5 चला, तो 3 5 8, 3 11, 2 13। तो इसने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमको नजर आता है इसने 13 मीटर की दूरी तय की। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये हमको नजर आता है, ये जब चलना चालू किया तो इसकी पहले की स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति, तो हम इसकी कहेंगे ये प्रारंभिक स्थिति है। और प्रारंभिक स्थिति को हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति को क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन। और जब पहुंचा तो फाइनल स्थिति, इसको हम फाइनल पोजीशन कहते हैं, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो इनिशियल पोजीशन को आईपी कह दें, और फाइनल पोजीशन को अगर हम एफपी कह दें, तो हमको क्या नजर आता है कि जो विस्थापन, तो हमको समझ में आता है कि चला तो बहुत, लेकिन इसकी इस स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं, ये इसके बहुत नजदीक। हम कहते तुमको वापस लौटना, तो तुम क्या चाहोगे, ऐसे लौटोगे कि ये, तो हम चाहेंगे सबसे कम दूरी यही हो सकता है। तो हम कहते हैं वही दूरी जो सबसे कम हो वो उसका विस्थापन होता है। तो हम कहेंगे इसकी फाइनल और क्या कहेंगे, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वही उसकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, या विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या होगा, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर। तो हमने जब इसको मेजर किया तो हमको पता चला ये तो केवल 1.5 ही मीटर है, मैंने नॉर्मली समझा दिया। तो हमको क्या समझ में आया कि विस्थापन तो इसका कुल अभी हुआ कितना, 1.5 मीटर। इसका मतलब दूरी तो इसने बहुत तय की, लेकिन विस्थापन बहुत कम। फिर मैंने कहा अगली बार यही पार्टिकल चलना चालू किया और ये चलते चलते यहाँ पे आ गया जहां पे था। तो हमको क्या समझ में आता है, इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही जगह पे, इसलिए तो कोई विस्थापित नहीं हुआ अपने पॉइंट से, वो जहां पे था वहां कुछ भी विस्थापित नहीं हुआ। तो हमको क्या समझ में आया, इस स्थिति में इसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमको क्या समझ में आया कि विस्थापन 0 भी हो सकता है और दूरी से कम भी होता है, लेकिन दूरी से कभी ज्यादा नहीं होता, दूरी बराबर हो सकता है। कैसे, अगर कोई चीज एक सरल रेखी गति करती है, तो अगर ये 5 मीटर गया, तो अगर हम इसकी दूरी की भी बात करेंगे तब भी 5 मीटर होगा, विस्थापन कहेंगे तब भी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर कितना होगा, 5 मीटर होगा। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, और विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी से कम, लेकिन दूरी से कभी ज्यादा विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, और भी देखते हैं। हमने कहा कोई चीज ऐसे चलना चालू किया, पूर्व की दिशा में गया 3 मीटर, फिर 90 उत्तर की दिशा में चला गया 4 मीटर। फिर हमने कहा ये तो इसने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमको समझ में आता, हमने कहा 3 और 4 मिलाकर इसने 7 मीटर की दूरी तय की। लेकिन हमने कहा इसके बीच का विस्थापन कितना है, तो हमने कहा इसकी अंतिम स्थिति और इसकी क्या नाम है, प्रारंभिक स्थिति, इनके बीच का अंतर ले लेते हैं और यही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। तो हमको पता था कि जब ये ऐसा डायरेक्शन बनाया तो 90 हुआ, और हमको ये वाली दूरी निकालना आता है। हमने कहा ये वाली जो दूरी ना होकर ये इसका विस्थापन होगा, और ये विस्थापन कितना होगा, तो हमको पता है कि हम अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 25 आएगा। 25 से निकल के कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमको समझ में आया कि इसका विस्थापन तो 5 मीटर हुआ। ठीक, तो विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी ज्यादा नहीं होगा। तो हमने विस्थापन को भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं चाल तथा वेग क्या होता है, चाल तथा वेग। ठीक है, अगली हेडिंग क्या देखेंगे, चाल तथा वेग। चाल को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, एंड इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा किसी को अगर डीपली में पढ़ना है तो हमारी क्लास की वीडियो पढ़ी हुई है, बहुत डीपली पढ़ाया गया 9th 10th की, जो उसमें जो भी चैप्टर है वो बढ़िया आप पढ़ेंगे
किसी को ज्यादा अध्ययन गहराई से करना है, लेकिन साधारणतः पढ़ना तो हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। तो चाल क्या होता है, हमको पता है कि अगर हमारी स्थिति में लगातार परिवर्तन समय के साथ, अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो समय के साथ होगा, सीधी सी बात। तो एक रिलेटिव टर्म टाइम तो जुड़ ही जाएगा। हमारी स्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो समय लगेगा ही, तो समय तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर हमारी स्थिति में लगातार समय के साथ परिवर्तन हो तो हम कहेंगे इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो इसका हमारी क्या है, चाल है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर समय के साथ हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है तो कोई वस्तु किसमें है, गति अवस्था में होती है, ठीक है। तो चाल और गति में क्या अंतर होता है, हम लोग इसको समझेंगे सबसे पहले। अच्छा, दूरी और विस्थापन में समझ लेना, एक चीज हो गया बताना कि दूरी जो है अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश होती है। और विस्थापन कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये और अदिश और सदिश तुमको पता है। अदिश राशि को दिखाने के लिए, सदिश राशि को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर तीर लगाते हैं। मान लीजिए कोई ए परिमाण की राशि है, उस पर हम तीर लगा देंगे तो सदिश राशि जो तीर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फिर इसके बाद चाल तथा वेग, हम कहें कि चाल क्या होती है, दूरी में परिवर्तन। एकांक समय में जो दूरी परिवर्तन होती है वो उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। दूरी परिवर्तन की दर, जब भी दर की बात करेंगे तो समय जुड़ा हुआ, दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। बचपन से हम लोग पढ़े थे, दूरी बटे समय। ऐसे ही मैंने कहा टी समय में अगर वो इस दूरी तय करता है तो 1 यूनिट समय में कितना करेगा, S/T करेगा। और यही एकांक समय, 1 यूनिट मतलब एकांक समय, और इसे एकांक समय को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक। इसको S से ना दिखा दें, D से दिखा दें, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को D से दिखा दें, स्पीड को अगर हम S से दिखाना चाहें तो S बराबर D/T ऐसे हो जाएगा हमारा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर समय को एकांक ले लें तो हम कहेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी को हम लोग मीटर में लिखते हैं, समय को हम लोग सेकंड में लिखते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक आप लोग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। दूरी भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, इसलिए चाल भी कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसमें क्या होगा, एकांक समय में तय विस्थापन, ठीक है। एकांक समय में तय विस्थापन, जितना पर यूनिट टाइम में वो चलता है उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। तो हमको विस्थापन कोई पूछे, सॉरी गति पूछे तो गति में क्या बताएंगे, एकांक समय में जो तय विस्थापन होता है, विस्थापन बटे समयांतराल, जो भी समय लेता है, ठीक है। तो विस्थापन कितना होता है, विस्थापन को हम लोग किसे लिखते हैं, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए गति कौन सी राशि है, सदिश राशि होगी, ठीक है। गति क्या होगी, विस्थापन अगर दिखाओगे तो तुम डी पे वेक्टर बनाओगे, वेक्टर बनाओगे तो क्या होगा, सदिश राशि को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो गति कौन सी राशि है, सदिश राशि। ये भी कई बार प्रश्न में आता है। चाल कौन सी, चाल और गति में क्या अंतर, तो आप लोग को पता होगा ना कि गति में हम लोग क्या चले जाएंगे, सदिश राशि में चले जाएंगे। इसके बाद गति, फिर आगे हम लोग वेग लिखा हुआ है, वेग कर लेना। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग, और वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर औसत चाल कभी कभी पूछा जाता है, तो औसत चाल क्या होता है, देखो औसत चाल इसलिए होता है क्यों, क्योंकि हम अगर चलना चालू करते हैं तो हमारी लगातार चाल बदलते जाती है। हम पहले सेकंड कुछ चलते हैं, अगले में कुछ चलते हैं, अगले में कुछ चलते हैं, और एक निश्चित चाल होती नहीं, लगातार हमको बदलनी पड़ती। मार्केट में गए तो हमको कहीं ब्रेक लेना पड़ता है, कहीं स्पीड बढ़ाते, कहीं कोई आ गया तो धीमे करना पड़ता, ट्रैफिक है, तो लगातार चाल बदलते रहते हैं। इसलिए हम चाल की गणना किसमें करते हैं, औसत चाल से करते हैं। तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कोई आपसे पूछे औसत चाल क्या होगा, औसत चाल को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और ये कितना होता है, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, ठीक, कुल समय। मान लीजिए हम कहते हैं एक नॉर्मली कंडीशन पे हमने कहा पहले उसकी चाल u थी, बदल के कितनी हो गई, v हो गई, तो औसत चाल कितनी होगी, u प्लस v, कुल दूरी।
औसत चाल कितनी होगी, हम कह दें कि मान लीजिए कुल दूरी कितना, हमने कहा पहले 5 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, इसने समय 2 सेकंड लिया, 3 सेकंड लिया, तो यहाँ पे कुल दूरी की बात हो रही है ना। अभी जब हम औसत वेग पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बहुत सारा हो सकता था, S1 + S2 + S3, कुल समय T1 + T2 + T3, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। S1 को निकालने का अलग तरीका हो सकता था, S2 को निकालने का ना अलग। तो कितना समय लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो औसत वेग क्या होगा, यही कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, हम पढ़ ही चुके सापेक्ष वेग क्या होता है कि कोई अगर दो चीजें जा रही है, एक 30 से जा रही है, एक 20 से जा रही है, एक ही डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, उनका हम अंतर लेते हैं। और जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर 20 से जा रही है, इधर कोई 30 से जा रही है, तो हमको क्या नजर आता था, बहुत तेजी से निकल गई। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उनकी जुड़ जाती है। अगर विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगे तब u + v हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है तो u - v। ठीक, बड़ी से छोटी हमेशा घटाएंगे, जो भी बड़ा होगा। इसके बाद हम कहेंगे गति के प्रकार हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर अब आगे बढ़ते, देखो कभी कभी क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर क्या हो, अगर कोई कहे कोई चीज वृत्तीय गति कर रहा है तो उसमें त्वरण कार्य करना। ठीक है, वृत्तीय गति एक समान हो सकती है, वृत्तीय गति एक समान होती है, लेकिन फिर भी उसमें त्वरण काम करता है। बोर्ड कई बार ये प्रश्न बहुत बार पूछ लेते हैं कि वृत्तीय ऐसी गति कौन सी होती है जिसमें त्वरण भी लगा हो और उसकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा, त्वरण क्या होता है, क्योंकि आप अगर त्वरण नहीं सीखेंगे तब समझ में ही नहीं आएगा। त्वरण क्या कि उसकी गति में लगातार अगर परिवर्तन होते रहे तो हम कहेंगे उस पर एक त्वरण काम कर रहा है। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण। समय के साथ किसी वस्तु की अगर गति में लगातार परिवर्तन हो रहा तो हम कहेंगे उसमें क्या काम कर रहा है, त्वरण। तो हम क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाता है। और त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्सीलरेशन से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, एक्सीलरेशन से दिखाते हैं, एक्सीलरेशन से दिखाते हैं। इसको ए से डिनोट करेंगे, ये सदिश राशि होती है। तो वेग में वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसको, ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। वेग परिवर्तन v हो गया, अगर वेलोसिटी को v से दिखाए v/t, वेग में परिवर्तन। अच्छा, वेग में परिवर्तन की बात किया गया है, परिवर्तन कैसे, हमने कहा पहले उसकी वेलोसिटी प्रारंभिक u थी, बढ़ते गई, कुछ समय बाद कितना हो गया, v हो गया। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल से इनिशियल को हम लोग माइनस करेंगे, अंतिम वाली वेलोसिटी से प्रारंभिक वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसको साधारणतः अगर इसके केवल परिमाण की बात करें तो a बराबर कितना होगा, v - u/t। अच्छा, t को भी लिख लो, कभी कभी ये ऐसा होता है। मान लीजिए t1 समय पे इसकी वेलोसिटी u थी और t2 समय में इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई। तब बताओ कैसे निकालोगे, हमने कहा 5 सेकंड में ये था, 10 में ये हो गया, तो इनके बीच का अंतर लेंगे। तो क्या करेंगे, t2 - t1, t2 - t1। ठीक है, ऐसे। और इन दोनों, ये वेलोसिटी का डिफरेंस, इसलिए इसको हम कभी कभी क्या करते हैं, डेल्टा v से दिखा देते हैं, समय के डिफरेंस को डेल्टा t से। अगर हम इसको सदिश फॉर्म में दिखाएंगे तो डेल्टा v/डेल्टा t, उस पर वेक्टर लगा देंगे। ठीक, तो ये होता है t2 - t1। ये इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, ये आप याद रखिएगा। त्वरण वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और त्वरण तभी काम करता है जब किसी वस्तु पर क्या लगा हो, बल। क्यों, क्योंकि अगर बल ना लगा हो तो वो, क्योंकि देखो जो गैलीलियो का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर चल रही तो अगर कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में है, अगर विराम में है तो विराम में रहेगी। क्यों, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। अगर ये 5 की स्पीड से चल रही तो 5 की स्पीड से ही चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। और जब भी हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है। और हमको पता है गति में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मतलब कोई कहे कि किसी वस्तु में त्वरण लगा हुआ है तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका मतलब उस पर एक बल काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी बल काम करेगा तो उस पर त्वरण होगा। लेकिन फिर प्रश्न बन जाता है कि अगर मान लीजिए वृत्तीय गति कर रहा है तब उस पर भी बल लगता था, अगर बल ना लगता तो वो सरल रेखीय गति करके निकल जाता। लेकिन त्वरण तो काम करता है,
तो इसका मतलब जब कोई चीज वृत्तीय गति में कार्य करता है, वृत्तीय गति में क्या होती है, चाल तो उसकी क्या होती, एक समान होती, लेकिन त्वरण काम करते रहता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक बल लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई अगर ऐसे कह दे कि एक समान चाल से है, लेकिन क्या उसमें त्वरण हो सकता है कि नहीं, तो आप कह देंगे हो जाएगा। कब? जब वो वृत्तीय गति में, कि बंदूक से निकली गोली या क्रिकेट में गेंद खेलते समय जब मारते हैं तो कौन सी गति करता है, तो प्रक्षेप गति। क्यों? क्योंकि वो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाती है। ऐसे भी प्रश्न आते कि बंदूक से निकली गोली कौन सी गति करती है, ऊर्ध्वाधर में किया गया हो तो। जब ऊर्ध्वाधर में गति नहीं होती, क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाती, तो कौन सी गति करता है, प्रक्षेप गति करता है। फिर अब इसके बाद हम लोग कौन सा जब आगे पढ़ेंगे, बल क्या होता है, क्योंकि गति में हमको नहीं लगता कि कुछ बचा हो कि जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जब पूछा भी जाता है वो मैंने लगभग करा दिया है, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, गति के जो समीकरण हैं वो लिख लीजिए। गैलीलियो ने गति के कुछ समीकरण प्रतिपादित किए, उन समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। गैलीलियो के गति के समीकरण, ठीक है, गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण। अच्छा, गति के समीकरण में हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये चल रही थी, ये चलना चालू की, और जब इसने चलना चालू किया, कुछ समय जब ये चलना हमने देखा किसी समय, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। प्रारंभिक गति कितनी थी, u। अंतिम गति कितनी देखी हमने, v। तो हम क्या कहेंगे, ये अंतिम गति है, अंतिम, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u। हमने कहा ये इसने इतना कितने समय में, हमने कहा t समय, समय कितना लिया, समय लिया गया, जो लिया गया समय, कुछ समय लिया इसने, कितना समय लिया, t समय, और इसने t समय में s दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, s। तो गति के 3 समीकरण गैलीलियो ने बताया। पहला, v बराबर, अगर मान लीजिए अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक दिया हुआ है u, और त्वरण दिया हुआ कि ये लगातार इसकी गति में क्या हो रहा, परिवर्तन, वेग में क्या है, परिवर्तन हो रहा। ठीक, और वेग में परिवर्तन होगा तो क्या लगा होगा, त्वरण कार्य कर रहा होगा। क्या कार्य कर रहा होता है, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण a हो, a क्या है, त्वरण। ठीक है, तो क्या होगा, v बराबर u प्लस at होगा। दूसरा, कि इसने कितनी दूरी तय की, s बराबर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें कि त्वरण में रिटार्डेशन, मंदन भी काम करता है। मंदन कैसे होता है ये पता कर लीजिए। जैसे हम कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो लगातार वो गुरुत्वीय बल लगने के कारण उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और उसकी गति लगातार बढ़ते जाती है। तो हम कहें अगर त्वरण धनात्मक है, धनात्मक का मतलब पहले स्पीड 5 थी, फिर 7 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, तो हम कहेंगे इसकी गति लगातार बढ़ते जा रही। गति बढ़ रही किसके कारण, त्वरण लगा हुआ है। तो चूंकि त्वरण के कारण गति बढ़ रही, और पर यूनिट एकांक समय में जितनी भी गति में परिवर्तन होता है वह उसका त्वरण कहलाता है। और अगर त्वरण धनात्मक बढ़ते जा रहा है, हम गाड़ी जब शुरुआत में मोटरसाइकिल चलाना चालू करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो एसिलरेशन काम करता है, उसी तो एसिलरेटर कहते हैं, एस्केलेटर खींचिए, तो जब खींचते हैं तो लगातार गति बढ़ती रहती। तो जब गति बढ़ती है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होता है। और हम अगर कोई सामने आ जाए फिर हम ब्रेक लगाते हैं तो गति हमारी क्या होने लगती है, धीमे, और कुछ समय बाद रुक जाती। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, लगातार उसकी स्पीड कम होते जाती है। तो गति में परिवर्तन 2 प्रकार का हो सकता है। एक, गति में परिवर्तन के कारण उसका वेग बढ़ सकता है, और एक गति में परिवर्तन के कारण उसकी स्पीड, वेग क्या हो सकता है, कम होते जाता है। तो जब बढ़ेगा तो धनात्मक है, जब घटने लगेगा तो ऋणात्मक है। और घटते, हम कहते हैं कोई चीज अगर 5 की स्पीड से चल रही, 5 से, हमने देखा कि ये किसी समय 9:05 में देखा इसकी स्पीड 5 की है, 10 बजे देखा तब भी 5 की, 11 बजे देखे तब भी 5 की, तो इसका इसमें हर समय उसकी स्पीड कैसी, एक समान। तो एक समान जब वेग से चल रही तो उसमें त्वरण कैसा होता है, 0। तो त्वरण कैसा होता है, हमने देखा ई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और कैसा होता है, 0 भी होता है। ठीक है, तो त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। धनात्मक को हम लोग एसिलेरेशन, पॉजिटिव एसिलेरेशन कहते हैं, धनात्मक त्वरण, और इसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एसिलेरेशन ही कहते हैं, और इसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मंदन। जब 0 है तो 0 है ही। तो ये हम कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो लगातार बढ़ती रहती है, और ऊपर से नीचे बढ़ाते हैं तब वहां पे जो त्वरण लगता है वो एक ही जगह क्या लगता है, जी, और इस जी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण।
इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसी का। तो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो स्पीड लगातार बढ़ती है, तो कैसा त्वरण होगा, धनात्मक होगा। और वहां पे ऊपर से जब नीचे गिराते हैं तो हम जो ये दूरी तय करता, तो ये क्या होती है, एस की जगह एच ले लेते हैं, बाकी चीजें वही रहती। तो v बराबर u प्लस ए टी, और ए की हमको पता है, हम क्या ले लेंगे, जी टी। दूसरा एस को हमने एच ले लिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा सवाल आते हैं, इन पे लगाया जाएगा, ठीक है, पूछा भी जाता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a g ना, 2as है ना, एस को हम क्या लिखेंगे, एच, 2a h, और ए की जगह क्या, ऐसी रिलेशन काम कर रहा है, 2gh, ठीक, ऐसे। तो ये काम करता है, लेकिन अभी हम कहें ऋणात्मक भी हो सकता है। हमने नीचे से कोई चीज ऊपर फेंका तो क्या होता है, घटने लगती, और कुछ समय बाद वो जाके रुक जाती, और फिर वहां से फिर से आने लगती। हमने फेंका कुछ स्पीड से, अंतिम वेलोसिटी जैसे ही 0 होती है वो फिर गिरने लगती। तो जब नीचे से ऊपर जाने लगती तो उसकी स्पीड लगातार घटती है। तो हम कहेंगे इसका मतलब वहां पे जो त्वरण लगा हुआ कैसा है, ऋणात्मक है। तो हम कैसे लिखेंगे उसके लिए, ये कब के लिए है, ऊर्ध्वाधर नीचे के लिए, जब नीचे गिराई जाती तो प्लस, कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो क्या हो जाएगा, v बराबर, सवाल आते हैं ऐसे कि नीचे से ऊपर फेंकी गई तब निकालो, ऊपर से नीचे फेंकी गई तब निकालो, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, अभी हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। v बराबर u माइनस जी टी हो गया, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तीसरा s बराबर, सॉरी h है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh का माइनस। और इसमें भी अगर कोई चीज रिटार्डेशन माइनस में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस अगले के लिए लगा देंगे, जब मंदन काम करेगा, कब के लिए, मंदन है ना, मंदन के लिए, तो माइनस लगा देंगे, सब वही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे सारे कर लेंगे। गति के समीकरण हो गए, गैलीलियो ने बताए थे, इन पे आधारित जो भी सवाल आते हैं वो करा देंगे। फिर अब हम लोग अगला सीखेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में सिखाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इतना संभवतः इससे कुछ भी नहीं छूटेगा, जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको स्पेशल किसी क्लास लेने के बाद में सब करा दिया जाएगा। और आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ भी सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। रेलवे में आई है, एनटीपीसी एग्जाम क्या है, सब होता रहता है। इस समय लड़के प्रदर्शन भी कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सुन नहीं रही, उनकी पॉलिसी क्या है, कैसा है, कैसे कहे बुलाने, क्या करोगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो हमको उसकी हद में रख के विरोध प्रदर्शन भी करना है। और अपनी मांग, चूंकि अब तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है और कमेटी भी बैठा दी गई, देखो क्या नतीजा था, उसी के आधार पे आप लोग कार्य करिए। बाकी हम तो रेल में काम कर ही रहे हैं, तुमको पता है कैसी क्या क्या समस्याएं हैं। कभी किसी दिन बना भी देंगे लेक्चर की कैसे वर्क प्रोफाइल होता है, कैसे आते हैं तो लोग कैसे काम करते हैं, इनके बारे में भी कभी बात समझाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत 3-4 साल का अनुभव हो चुका है। चलिए, आज सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर के साथ।